नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के आई टी आई में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हमारा बिहार स्पेशल पावर होल्डिंग कंपनी के लिए एमपी लाइनमैन के लिए स्पेशल इलेक्ट्रीशियन थ्योरी एमसीक्यू का क्लास जो कि मिक्स इलेक्ट्रीशियन क्वेश्चन का करा रहे हैं। तो आज हम प्रैक्टिस सेशन 2 को देखने वाले हैं। दोस्तों, प्रैक्टिस सेशन 1 जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, वहाँ से आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर यह आप सीरीज फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से ज़रूर आपको बेनिफिट एग्ज़ाम में मिलने वाला है, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन होता है उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होते हैं उसको हम डिटेल सॉल्यूशन करवाते हैं। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि आपका इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पहले से अपलोड है। प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए और आगे भी प्रैक्टिस सेशन आने वाला है। ओके, तो चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन पहला है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के लिए कौन सा वायर प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों, ये जो 77 नंबर का है, इससे पहले हम जो भी आपका नंबरिंग वाला था क्वेश्चन, इसको हम डिस्कशन करा दिए हैं। आज उसके आगे से करा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के लिए कौन सा वायर प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है, हम जानते हैं ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो प्राइमरी वाइंडिंग के द्वारा फ्लक्स के माध्यम से सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, यह कौन से वायर से बनाई जाती है, यही प्रश्न बोल रहा है। ऑप्शन पहला है लेड सीटेड एल्युमिनियम वायर, दूसरा बेयर वायर, तीसरा कॉपर वायर, चौथा है सुपर एनिमल कॉपर वायर। तो देखिए दोस्तों, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि कॉपर वायर नहीं होगा। इससे अच्छा होता है सुपर एनिमल कॉपर वायर। जो दोस्तों सुपर एनिमल कॉपर वायर होता है, यह सामान्य कॉपर वायर की तुलना में अधिक शुद्ध होता है, यानी अधिक प्योर होता है, अधिक शुद्ध होता है। ठीक है, जिसके कारण इसकी जो धारा क्षमता होती है अधिक होती है, जो करंट कैपेसिटी होती है अधिक होती है, और इसमें रेजिस्टेंस का मान न्यूनतम होता है, कम से कम होता है। ओके, इसलिए क्या करते हैं, सुपर एनिमल कॉपर वायर का प्रयोग बहुत ज़्यादा हम वैद्युत मशीन में और ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग बनाने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दो अनुरूप 3 फेज इंडक्शन मोटर 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़े हुए हैं। ठीक है, दो अनुरूप यानी दो समान है इंडक्शन मोटर है, 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़े हुए हैं। यदि मोटर 1 यानी मोटर 1 1440 आरपीएम पर चल रही है, ठीक है, और मोटर दो 920 आरपीएम पे चल रही है, तो 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन पहला है मोटर 1 की तुलना में एक उच्च स्लिप पर चल रही है। दूसरा है मोटर 1 और 2 एक समान स्लिप पे चल रही है। तीसरा मोटर 1 मोटर 2 की तुलना में एक उच्च स्लिप पे चल रही है। और ऑप्शन चौथा है मोटर्स की स्लिप निर्धारित नहीं की जा सकती। तो देखिए दोस्तों, ऐसा अगर प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो मोटर पहला है और मोटर दूसरा है उसके बीच पहले तुलना करेंगे। जैसे पहला जो हमारा मोटर है, तो इसमें जो एन आर है इसका मान कितना है, 1440 आरपीएम दे दिया है। ठीक है, एन आर का मान 1440 आरपीएम है।
और सप्लाई फ्रीक्वेंसी दिया ही है कितना, 50 हर्ट्ज दिया है, 50 हर्ट्ज दिया है, ठीक है। और यहाँ पे आपका पोल की संख्या नहीं दिया है। तो दोस्तों दोनों मोटर के लिए हम कॉमन पोल का मान मान लेंगे, P बराबर 4 मान लेंगे, ठीक है। P बराबर 4 मान के दोनों में रखेंगे और देखेंगे स्लिप किसका ज़्यादा आ रहा है किसका कम आ रहा है। तो यहाँ P बराबर 4 रखेंगे तो देखिए फार्मूला होता है, सिंक्रोनस स्पीड पहले निकाल लेंगे, NS माइनस NR बटा सॉरी सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे, NS बराबर 120 F/P होता है। तो 120 F में 50 और 4 जब रखेंगे तो 4 3 12 5 3 15, यानी NS का मान कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा मोटर फर्स्ट के लिए। तो यहाँ से हम लगा लेते हैं। तो सिंक्रोनस स्पीड, जब हम सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे, स्लिप निकालेंगे, प्रतिशत स्लिप निकालेंगे तो फार्मूला होता है NS माइनस NR बटा NS, ठीक है, इंटू 100। ये होता है हमारा सिंक्रोनस स्पीड होता है। तो दोस्तों यहाँ से NS का मान अभी निकाले हैं 1500 RPM और NR का मान कितना है हमारा 1440 RPM, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, और बटा के NS 1500 RPM। तो घटेगा तो 60 हो जाएगा बटा 1500 RPM, ऊपर जो 100 था ये भी रहेगा, कट जाएगा, यानी कि 15 चौके 60, 4% ये हो जाएगा मोटर 1 का स्लिप, ठीक है। तो मोटर 1 का स्लिप आया है 4%। इसी प्रकार मोटर 2 का स्लिप देखेंगे तो प्रतिशत स्लिप बराबर NS माइनस NR बटा के NS इंटू 100। तो NS का मान कितना है, NS का मान 1500 है, माइनस NR का मान मोटर 2 के लिए 920 RPM है, तो 920 RPM बटा के आपका 1500 RPM हो जाएगा, ठीक है, बटा के 1500 RPM इंटू 100 हो जाएगा। तो दोस्तों 1500 में 900 जब 20 हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 920 80 इधर से आ जाएगा 15, यानी 580 आ जाएगा, 580 बटा के 1500 इंटू 100। तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा। अब जब 580 में 15 से जब भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 38.6% आ जाएगा। यानी दोस्तों मोटर जो 2 है, मोटर 2 का जो स्लिप है यह 38.6% आ जाएगा, और मोटर 1 का स्लिप कितना आया था, ये 4% आया था, ठीक है। तो मोटर 1 का स्लिप 4% और मोटर 2 का स्लिप कितना आया है 38%। तो दोस्तों एक बात जानते हैं आप लोग, ठीक है, अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़े होंगे तो यह जानते हैं जब स्लिप का मान अधिकतम होता है, स्लिप का मान जब अधिकतम होता है तो उस कंडीशन में मोटर कम गति से रन करती है, कम गति से घूमती है, ठीक है, यानी उसका गति कम होता है, ठीक है। कहा जाए तो अधिकतम स्लिप पे मोटर की गति कम होती है। और दूसरी बात न्यूनतम गति पे सॉरी न्यूनतम स्लिप पे, न्यूनतम मतलब 4% स्लिप पे जो मोटर की गति होती है उच्चतम होती है, ठीक है। यह तभी तो 100% पर जो स्लिप का मान होता है वह 0 होता है, स्टैंड स्टिल कंडीशन बोला जाता है। तो अधिकतम स्लिप होता है तो उस कंडीशन में मोटर की स्लिप बिल्कुल कम स्पीड बिल्कुल कम होती है। वही बात करें जो न्यूनतम स्लिप होता है तो उस कंडीशन में स्पीड अधिकतम होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मोटर 1 का आया है वह क्या आया है, मोटर 1 का 4% आया है, और मोटर 2 का स्लिप आपका 36.6% आया है, 36.6% आया है। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो प्रश्नानुसार हम कह सकते हैं कि मोटर 2 मोटर 1 की तुलना से एक उच्च स्लिप पर चल रही है, ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मोटर 2 है मोटर 1 की तुलना से एक उच्च स्लिप पर चल रही है, सही बात है। मोटर जो 2 है
2 का कितना आया है 38 दशमलव आपका कितना आया था 38.6% आ रहा था। तो इसका उच्च स्लिप पे चल रही है ना, मोटर 1 का तो 4% आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने में छोटा था दोस्तों, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न था, इसलिए हम टाइम भी दिए हैं। और आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे से समझ भी गए होंगे। फिर भी नहीं समझ में आया होगा दोस्तों, तो वीडियो को पॉज करके नया रिवर्स करके एक बार जरूर फिर से देखने का प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 4 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर 1455 आरपीएम की गति से चलती है। ठीक है, इस स्थिति में घूर्णन में प्रेरित ईएमएफ की आवृत्ति कितनी होगी। ओके, तो प्रेरित घूर्णन की आवृत्ति पूछ रहा है, यानी रोटर की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, पहले जो जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। तो प्रश्नानुसार जो भी दिया है, पी का मान दिया है कितना है 4 पोल दिया है। ठीक है, एफ का मान दे दिया है कितना 50 हर्ट्ज दिया है। वहीं दोस्तों इंडक्शन मोटर में 1455 आरपीएम की गति से चलती है, यानी एफ एस एन आर का मान दे दिया है। एन आर का मान कितना दे दिया है 1455 आरपीएम दिया है। ठीक है, तो देन क्या करेंगे, हम सिंक्रोनस स्पीड निकाल लेंगे। तो एन एस बराबर 120 एफ बटा पी। तो 120 एफ का मान 50 है बटा पी का मान 4 है, निकाल देंगे 1500 आरपीएम आ जाएगा। यानी एन एस का मान 1500 आरपीएम आ गया। और एन आर का मान कितना आया है, दिया है क्वेश्चन में 1455 आरपीएम। तो हम क्या निकालेंगे, स्लिप का मान निकाल लेंगे। तो दोस्तों जो स्लिप का मान आएगा एन एस माइनस एन आर बटा एन एस इंटू 100, ये फार्मूला होता है। तो एन एस का मान 1500, एन आर का 1455 बटा के 1500 इंटू 100। तो आपका ऊपर कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, नीचे 1500 और मल्टीप्लाई 100 यानी 100 कर देंगे। 2 शून्य से 2 शून्य, 15 तिया 45, यानी दोस्तों स्लिप का मान 3% आ जाएगा। ठीक है, 3% स्लिप का मान आ गया, या एस का मान 3/100 भी कर सकते हैं, 0.03 भी कर सकते हैं। ठीक है, स्लिप का मान, तो यहाँ से स्लिप का मान मालूम पड़ गया। अब हम क्या करेंगे, रोटर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो रोटर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है एफ आर बराबर एस इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट यह फार्मूला है। एज ए टिक ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता रहता है। ठीक है, तो एफ आर रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर स्लिप इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो अभी स्लिप का मान निकाले हैं 0.03 निकाले हैं, और सप्लाई फ्रीक्वेंसी हमारा 50 हर्ट्ज है। तो मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 हर्ट्ज आ जाएगा। यानी फाइनली हमारा जो रोटर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1.5 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, 1.5 हर्ट्ज आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जरूर इसे आप रिपीट करिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेशन में कुछ न्यूमेरिकल ज़्यादा इंक्लूड किए हैं, लेकिन आप लोग इससे न्यूमेरिकल से घबराएंगे नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में इस समय न्यूमेरिकल ही दे रहा है आपके। ठीक है, पूरे न्यूमेरिकल नहीं दे रहा है, लेकिन आपका 100 क्वेश्चन मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से आ रहा है, तो उसमें 20 से 25% आपका न्यूमेरिकल पोर्शन दे रहा है। तो आप लोग न्यूमेरिकल को भी केयरफुल देखकर ही एग्जाम हॉल में जाएंगे। ओके, तो ये प्रश्न अगला है, एक सिंगल फेज मोटर 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज लाइन से 5 एम्पियर का करंट खींचती है। ठीक है, मोटर का पावर फैक्टर 65% है। मोटर द्वारा अवशोषित की जाने वाली सक्रिय बिजली कितनी होती है। सक्रिय बिजली मतलब एक्टिव पावर। ठीक है, एक्टिव पावर पूछ रहा है दोस्तों।
तो देखिए एक्टिव पावर का फार्मूला होता है P बराबर VL/IL cos फाई। ठीक है, ये वाट होता है। ये आपका एक्टिव पावर का फार्मूला होता है, इसे आप याद रखेंगे। और जो होता है रिएक्टिव पावर होता है, तो रिएक्टिव पावर में VL/IL साइन फाई होता है। ठीक है, एक होता है अपरेंट पावर, अपरेंट पावर तो उसमें VL/IL होता है। ठीक है, तीनों होता है, इसको आप याद रखेंगे। और इसका जो रिएक्टिव पावर का आपका यूनिट भी पूछ लेता है, तो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होता है। ठीक है, और VA इसका होता है वोल्ट एम्पियर, और इसका तो वाट होता है एक्टिव पावर का। तीनों का आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो एक्टिव पावर पूछा है, सक्रिय बिजली कितनी होगी, तो जो जो दिया है पहले हम उसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सिंगल फेज मोटर 120 वोल्ट, जो VL का मान है 120 वोल्ट दिया है, दे दिया है। 50 हर्ट्ज पर 5 एम्पियर का करंट लेता है। IL भी दे दिया है, कितना, 5 एम्पियर दे दिया है। देन उसके बाद दोस्तों पावर फैक्टर दिया है, कॉस फाई का मान दे दिया है 65%, तो 65% या फिर 0.65% भी 0.65 लिख सकते हैं पावर फैक्टर का मान। तो बस मान रख देते हैं। एक्टिव पावर P बराबर VI cos फाई, तो इसमें मान रख देते हैं 120 इंटू 5 इंटू 0.65। ठीक है, 120 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इंटू 0.65 हो जाएगा। तो जब इसको दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो P बराबर कितना आ जाएगा आपका 390 वाट आ जाएगा। यही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, 390 आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 390 वाट आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार अगर प्रश्न मिल जाता है तो सबसे पहले जो गिवन होता है उसको लिख लेंगे, और जो एक्टिव पावर जैसे पूछ लिया, रिएक्टिव पावर पूछ लिया, अपरेंट पावर पूछ लिया, तो देन उसके बाद फार्मूले में फिट करके आंसर हम निकाल देंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न अगला है दोस्तों, और अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए। लाइक से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और अपना जो कीमती समय है इधर उधर न देने से अच्छा है, अगर आप प्रीवियस का गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आपके आगामी एग्जाम में आने की संभावना है। तो ऐसे ही प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा ज़्यादा जो आप शुरू में जब जुड़ जाते हैं तो वीडियो को कोशिश करिए कि पूरा वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो को हम देखें। ठीक है, तभी आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा, और तो क्वेश्चन का लेवल समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में दो समांतर वाइंडिंग प्रदान की जाती है। ठीक है, जो एक दूसरे से कितने कोणीय दूरी पे विस्थापन होती है। देखिए अगर आप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़े होंगे तो इसमें दो वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, दो वाइंडिंग की जाती है, एक आपका रनिंग वाइंडिंग और दूसरा स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, ये रनिंग वाइंडिंग वाला होती है और दूसरा स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो दोस्तों रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच कितना होता है, 90 डिग्री का फेज एंगल होता है। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन में पूछा हुआ है, कितने डिग्री का एक दूसरे में कोणीय विस्थापन दूरी स्थिति होती है, तो इस पेज से 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री होती है। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और दूसरी बात दोस्तों आपसे पूछ लेता है कि रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी पूछ लेता है। तो साथ साथ याद रखिए, जो रनिंग वाइंडिंग होता है इसमें रेजिस्टेंस का मान कम होता है। ठीक है, कम होता है, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है इसमें रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा होता है। ठीक है, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है यह
आपका सेंट्रीफ्यूगल होता है उससे श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, या स्टार्टिंग जो कैपेसिटर होता है उससे श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। जब हमारी जो मोटर है 75% गेन कर लेती है तो ऑटोमेटिक स्टार्टिंग वाइंडिंग हट जाता है, ठीक है, और मोटर हमारी रनिंग वाइंडिंग पे सिर्फ चलने लगती है। लेकिन दोस्तों जो सेलिंग फैन होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है परमानेंटली जुड़ी रहती है कैपेसिटर से, ठीक है। तो यह भी पूछ लेता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो एक दूसरे से जो कोणीय दूरी पर स्थित होता है तो स्पेस में 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है, 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री इन स्पेस। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, एक 8 पोल लैप वाउंड डीसी मशीन में 720 आर्मेचर कंडक्टर है, ठीक है। तो पोल पोल पिच का पोल पिच का 70% समाविष्ट करता है, ठीक है। प्रत्येक पोल फेस में कंपनसेटिंग वाइंडिंग के कंडक्टर्स की संख्या लगभग कितनी होगी, ठीक है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग के कंडक्टर की संख्या लगभग कितनी होगी पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों एक इसका फार्मूला होता है, जो आवश्यक कंपनसेटिंग वाइंडिंग में चालक की जो संख्या होती है प्रति पोल, तो जेड बटा ए पी होती है, ठीक है, जेड बटे ए पी होती है। तो जेड बटे ए पी, जहाँ जेड पोल आर्क है और ए पी अपना पोल पिच है, ठीक है, पोल पिच है। तो यहाँ पे दोस्तों दिया है जेड का मान कितना दिया है 720 दिया है, ऊपर है ना। यहाँ पे जो आपका जेड का मान है आर्मेचर कंडक्टर, तो 720 दे दिया है बटा के एपी पोल 8 है तो 8 गुणे 8 करेंगे, एपी है तो 8 गुणे 8 करेंगे, कंपनसेटिंग वाइंडिंग है, इंटू 70% है तो 0.7 करेंगे, देन इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों जब इसको सोल्व करेंगे तो ये लगभग 8 आ जाएगा, ठीक है। जो प्रति पोल है 8 चालकों की आवश्यकता होगी। प्रति पोल कितने चालकों की आवश्यकता होगी, तो 8 पोल की आवश्यकता होगी, यही पूछ रहा था, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये 8 पोल हो जाएगा। इसका जो 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था स्किप हो गया है, तो आप लोग याद रखेंगे इसका जो नंबर कितने जो कंडक्टर की संख्या लगभग कितनी होगी, तो 8 पोल हो जाएगी, इसका सही हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर सिंगल फेज सीरीज मोटर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों। आपका जो सिंगल फेज सीरीज मोटर होता है उस नाम से कौन सा मोटर जाना जाता है, तो याद रखेंगे यूनिवर्सल मोटर होता है। जो यूनिवर्सल मोटर होता है यह सिंगल फेज सीरीज मोटर से नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा। दोस्तों जो यूनिवर्सल मोटर होता है, यूनिवर्सल मोटर एसी और डीसी दोनों पे कार्य करता है, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे, जो यूनिवर्सल मोटर होता है सिंगल फेज में एसी व डीसी दोनों पे वोल्टेज पे यह कार्य करता है, दोनों करंट दे देंगे तो कार्य करेगा। तो डीसी सीरीज मोटर में सुधार करके हम उसे एसी पर चलाते हैं। और एक बात और, यूनिवर्सल मोटर जो होता है दोस्तों इसका स्टार्टिंग जो स्पीड होती है उच्च होती है, कितनी 3000 आरपीएम से लेके 14000 आरपीएम तक होती है, ठीक है। ये बात भी आप जरा याद रखेंगे और इसका यूजेज भी याद रखेंगे, क्योंकि सिंगल फेज मोटर ज़्यादातर यूजेज ही पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका मेन यूजेज मिक्सर में होता है प्रयोग, जो हमारे घर में मिक्सर होता है, ग्राइंडर होता है, ठीक है, पोर्टेबल ड्रिल मशीन जो ड्रिल मशीन होता है उसमें होता है,
ठीक है। और ये सभी में आपका यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो सिंगल फेज मोटर होती है सीरीज मोटर के नाम से भी जानी जाती है, यूनिवर्सल मोटर को जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न अगला बोल रहा है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में दो वाइंडिंग होती है। ठीक है, दो वाइंडिंग होती है जिन्हें रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग कहा जाता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग में दोस्तों ऊपर जो हम प्रश्न आपको दिए थे एक दूसरे में 90 डिग्री का होता है, तो उसी में इसका आंसर भी बताए थे। जो क्वेश्चन पूछा है अभी इसका हम उस पर बताए थे कि इसमें दो वाइंडिंग होती है, एक रनिंग वाइंडिंग होती है, दूसरी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। तो रनिंग वाइंडिंग में लो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, लो रेजिस्टेंस होता है और हाई इंडक्टेंस होता है। ठीक है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग में हाई रेजिस्टेंस होता है और लो इंडक्टेंस होता है। ठीक है, तो यही पूछा है कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में दो वाइंडिंग होती है जिन्हें रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग में, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में क्या होता है, याद रखेंगे। स्टार्टिंग वाइंडिंग में हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है और लो इंडक्टेंस होता है। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस होता है और लो इंडक्टेंस होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला दिया है कम प्रतिरोध, तो गलत बात है, कम प्रतिरोध नहीं होता है, ज़्यादा प्रतिरोध होना चाहिए। दूसरा है ऑप्शन उच्च प्रतिरोध और कम प्रेरकत्व, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी हाई रेजिस्टेंस होता है और लो इंडक्टेंस होता है, इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग में। अगर यही दोस्तों रनिंग वाइंडिंग की बात कर ले या आपका जो रनिंग वाइंडिंग है उसकी बात कर ले, तो रनिंग वाइंडिंग में लो रेजिस्टेंस होता है और हाई इंडक्टेंस होता है। ठीक है, उसका ठीक उल्टा होता है रनिंग वाइंडिंग में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तीसरा भी नहीं होगा और चौथा भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है यूनिवर्सल मोटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग किस लिए प्रयुक्त की जाती है। तो यह भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। जो यूनिवर्सल मोटर होता है उसमें कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों प्रयोग करते हैं। तो देखिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो होता है क्या होता है, जो इंडक्शन मोटर होता है उसमें कंपनसेटिंग वाइंडिंग यह क्या करता है, इसका प्रतिक्रिया क्या होता है। ऑप्शन पहला दिया है इसे दो फेज मोटर में बदलने के लिए, दूसरा गति नियमन प्रदान करने के लिए, तीसरा आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए, चौथा है मोटर को स्टार्टिंग टार्क प्रदान करने के लिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जो आर्मेचर प्रतिक्रिया यानी आर्मेचर रिएक्शन का जो इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, उसे कम करने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग यूनिवर्सल मोटर में करते हैं। ओके दोस्तों, कंपनसेटिंग वाइंडिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है नॉन कंपनसेटिंग वाइंडिंग, एक होता है कंपनसेटिंग प्रकार का। ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो है आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के साथ साथ और क्या कार्य करती है, यह आर्क तथा स्पार्क को भी रोकती है। यानी जो स्पार्क होता है मोटर में और आर्क आग लगती है उसको भी यह रोकता है कंपनसेटिंग वाइंडिंग। और आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। जो आर्मेचर होता है, ठीक है, आर्मेचर होता है उसको उसके श्रेणी क्रम में यह जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 1500 आरपीएम पर चलता हुआ एक दो पोल सिंक्रोनस जनरेटर किस आवृत्ति पर ईएमएफ उत्पन्न करता है। तो आवृत्ति का मान पूछ लिया है, किस आवृत्ति पर ईएमएफ उत्पन्न करता है। तो सिंक्रोनस स्पीड
NS बराबर 120 F/P। तो ये फार्मूला को तो आप रट लीजिए, इसीलिए हम बार बार लिखते हैं कि आपको याद हो जाए। तो NS का मान दे दिया है कितना, 1500 RPM दिया है। अब 120 F का मान ज्ञात करना है और P का मान दे दिया है 2। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 1500 इंटू 2 हो जाएगा बटा के 120 बराबर F हो जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 पाँचे 15 हो जाएगा। यानी आपका ऊपर कितना हो जाएगा, 50 हो गया, नीचे 2 हो गया, काटेंगे तो 25 हर्ट्ज हो जाएगा। तो यही फ्रीक्वेंसी आ जाएगी दोस्तों, एफ का मान 25 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपका जो इंड्यूस ईएमएफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वह 25 हर्ट्ज हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 4 पोल सिंक्रोनस मोटर में 14 इलेक्ट्रिकल का लोड है, समकक्ष मैकेनिकल डिग्री कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों, बहुत इजी प्रश्न है और बहुत इम्पोर्टेंट भी प्रश्न है, क्योंकि यह एग्जाम में बार बार आता रहता है इस प्रकार के क्वेश्चन। तो इसका फार्मूला आप याद रखेंगे, थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर P/2 थीटा मैकेनिकल। ठीक है, या तो आपको मैकेनिकल देकर इलेक्ट्रिकल पूछेगा या फिर इलेक्ट्रिकल देकर मैकेनिकल पूछ लेगा, जैसा कि क्वेश्चन में मैकेनिकल पूछा है। तो इसमें ज्ञात कर लेंगे हम। आपका पहले क्या दिया है, देखिए यहाँ पे दे दिया है एक 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 4 पोल सिंक्रोनस मोटर में 14 इलेक्ट्रिकल दिया है। तो थीटा मैकेनिकल पूछ रहा है, तो थीटा इलेक्ट्रिकल बट्टे बराबर P/2 थीटा मैकेनिकल। तो यहाँ पे थीटा इलेक्ट्रिकल दे दिया है कितना, 14 डिग्री दिया है, P/2 P का मान दिया है 4 दे दिया है बटा 2, और थीटा मैकेनिकल ज्ञात करना है। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, या थीटा मैकेनिकल बराबर 14 हो जाएगा, कट जाएगा 7 आ जाएगा डिग्री, यानी थीटा मैकेनिकल का कितना हो जाएगा, 7 डिग्री हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। थीटा जो मैकेनिकल होगा दोस्तों, यह 7 डिग्री हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा प्रश्न होता है, आप जरूर इस फार्मूले को याद रखेंगे, थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर P/2 थीटा मैकेनिकल। तो या तो मैकेनिकल दिया रहेगा या तो इलेक्ट्रिकल दिया रहेगा, पोल भी दिया रहता है, आपको एक फाइंड कर लेना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है, किसी सिंक्रोनस जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक हो सकता है जब, कोई भी सिंक्रोनस जनरेटर है उसका वोल्टेज रेगुलेशन अगर ऋणात्मक हो सकता है जब। दोस्तों देखिए, वोल्टेज रेगुलेशन अगर ऋणात्मक भी हो जाता है तो हमारे लिए अच्छा होता है, वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन होता है वह कम से कम देखने को मिलेगा। ठीक है, जो वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक जब होता है उस कंडीशन में जब लोड कैसा होता है, जब लोड कैपेसिटिव होता है। ठीक है, याद रखेंगे। और जब रेगुलेशन पॉजिटिव में होता है, ज़्यादा होता है, तो उस समय हमारा लोड जो होता है वह इंडक्टिव होता है। जो प्रतिशत आपका वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला भी आप याद रखेंगे, प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन बराबर V नो लोड होता है माइनस V फुल लोड बटा के V फुल लोड गुणे 100 होता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दिया है पहला, मशीन हल्के लोड पर चलेगा, तो ये नहीं होगा। दूसरा, लोड पावर फैक्टर लैगिंग होगा, तो लैगिंग नहीं होगा, जब वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा रहता तब लैगिंग होता। तीसरा है, लोड पावर फैक्टर यूनिटी होगा, तो यह भी नहीं होगा। चौथा है,
लोड पावर फैक्टर लीडिंग होगा। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। अगर यहाँ जीरो भी रहता तो भी यही आंसर होता। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन अगर जीरो हो जाता है तो भी लोड पावर फैक्टर लीडिंग ही होता है। अगर ऋणात्मक है तो भी लोड पावर फैक्टर लीडिंग ही रहेगा। अगर दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा रहता है तो पावर फैक्टर लैगिंग होता है। तो तीनों को कंसेप्ट को याद रखेंगे, नहीं तो कहीं आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि अगर वोल्टेज रेगुलेशन जनरेटर का अगर वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा है तो लैगिंग होता है। उस केस में अगर वोल्टेज रेगुलेशन जीरो है तो उस कंडीशन में कैपेसिटिव लोड होगा। अगर वोल्टेज रेगुलेशन निगेटिव में है तो भी पावर फैक्टर कैपेसिटिव लोड होगा। ठीक है, इन दोनों को आप याद रखेंगे। और दोस्तों वोल्टेज रिलेशन जितना कम से कम होता है वह अच्छा होता है, क्योंकि वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन होता है, फ्लक्चुएशन मतलब कभी ज़्यादा हुआ कभी कम हुआ, तो वह मिनिमम होता है, कम से कम होता है। निगेटिव में तो बिल्कुल नहीं होता है। अगर यही आपका वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा होता है 5%, 6%, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वोल्टेज का फ्लक्चुएशन ज़्यादा देखने को मिलता है, लाइट ज़्यादा आती है कम आती है। ठीक है, तो यही होता है वोल्टेज रेगुलेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, एक सामान्य उत्तेजना के साथ चल रहा तुल्यकालिक मोटर लोड में परिवर्तन समायोजित करने के लिए निम्न में से किस में परिवर्तन लाता है? ए सिंक्रोनस मोटर रनिंग विथ ए नॉर्मल एक्साइटेशन चेंजेज विच ऑफ द फॉलोइंग टू एकोमोडेटेड द चेंज इन लोड। तो किस में परिवर्तन लाता है? पावर फैक्टर में लाता है, बैक ईएमएफ में लाता है, टॉर्क में लाता है, या आर्मेचर करंट में लाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। वह टार्क कोण जो होता है जिसे हम लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं, तो टार्क कोण में यह आपका अगर हम लोड परिवर्तन कर देते हैं सिंक्रोनस मोटर में, तो लेम्डा में यानी टार्क कोण में परिवर्तन लाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, प्रश्न अगला है, उस अधिकतम टार्क को क्या कहा जाता है जो एक तुल्यकालिक मोटर स्थिर अवस्था में रेटेड वोल्टेज और आवृत्ति पर रोटर की किसी भी कोणीय स्थिति में विकसित होता है? पहला ऑप्शन लॉक्ड रोटर टार्क, दूसरा रनिंग टार्क, तीसरा पुल आउट टार्क, चौथा है पुल इन टार्क। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर अधिकतम टार्क को क्या कहते हैं, जो एक तुल्यकालिक मोटर स्थिर अवस्था में रेटेड वोल्टेज और आवृत्ति पर रोटर किसी भी कोणीय स्थिति में विकसित होता है, तो उसे लॉक्ड रोटर टार्क कहते हैं। ठीक है, लॉक्ड रोटर टार्क कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहीं पे जान लेते हैं कि आपका पुल आउट टार्क क्या होता है, पुल इन टार्क क्या होता है, या फिर आपका रनिंग टार्क क्या होता है। तो सबसे पहले रनिंग टार्क। तो रनिंग टार्क क्या होता है? देखिए, वह टार्क जो मशीन को निर्धारित गति, ठीक है, निर्धारित गति पर संचालित होने के लिए, ठीक है, निर्धारित गति पे संचालित होने के लिए आवश्यक होता है, तो वह रनिंग टार्क कहलाता है। ठीक, दूसरा जो होता है पुल इन टार्क। तो पुल इन टार्क क्या होता है? मोटर में विकसित वह टार्क जो शून्य से पूर्ण तक, जो शून्य से पूर्ण तक पूर्ण भार की गति पर मोटर को संचालित करने हेतु आवश्यक होता है। शून्य से पूर्ण लोड पर मोटर को संचालित करने के लिए आवश्यक होता है पुल इन टार्क कहलाता है। और तीसरा होता है पुल आउट टार्क। तो पुल आउट टार्क क्या होता है? पुल आउट टार्क वह टार्क होता है जो सिंक्रोनस मोटर को बिना सिंक्रोनस खोए उपलब्ध कराता है, पुल आउट टार्क कहलाता है।
ठीक है, तो ये सभी डिफिनीशन होते हैं दोस्तों। इसको आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक 4 पोल वाले डीसी जनरेटर में लैप वाउंड आर्मेचर है जिसमें 50 स्लॉट्स हैं और 16 चालक प्रति स्लॉट हैं। प्रति पोल उपयोगी फ्लक्स है 30 मिली वेबर 240 वोल्ट ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए मशीन निम्न में से कौन से विकल्प पर चलना चाहिए। यानी दोस्तों एन का मान पूछ रहा है, ठीक है, आरपीएम का मान पूछ रहा है। तो देखिए एक फार्मूला होता है, ईजी बराबर जनरेटर है तो ईजी बराबर क्या हो जाएगा, एन पी फाई जेड बटा 60 ए होता है। ये आपका जनरेटर के केस में फार्मूला आता है। अगर यहीं पे मोटर आता, डीसी मोटर आता, तो ईजी के जगह ईबी हो जाता, ठीक है, बाकी फार्मूला सेम रहता। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पी का मान दिया है 4 पोल है और जेड का मान दिया है 50 स्लॉट्स हैं और 16 चालक प्रति स्लॉट है। तो 50 इंटू 16 हो जाएगा, तो 16 पाँचे 80, 800 हो जाएगा, ठीक है, 800 कंडक्टर हो जाएगा। जेड का मान हो गया। तो एन का मान ज्ञात करना है। फाई का मान कितना दिया है, 30 मिली वेबर दिया है। तो 30 मिली वेबर है तो मिली को जब हम वेबर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा मीटर में, ये वेबर हो जाएगा, ठीक है, 30 गुणे 10⁻³ वेबर हो जाएगा। और भी का मान दिया है यानी ईजी का मान दे दिया कितना 240, तो 240 वोल्ट हो गया। अब एन का मान ज्ञात कर लेना है। तो उसके लिए दोस्तों फार्मूले में हम सभी जो भी डिजिट दिया हुआ है उसको फिट कर लेंगे। ईजी बराबर एन पी फाई जेड बटा 60 ए। और एक बात और है, यहाँ लैप वाउंड है तो लैप वाउंड में ए बराबर पी होता है, ठीक है, जो पी दिया है वही ए होगा, इसको भी आप याद रखेंगे। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर ईजी इंटू 60 ए बटा के पी फाई जेड हो जाएगा, ठीक है। तो ईजी का मान कितना है, ईजी का मान रख लेंगे 240 है इंटू 60 हो जाएगा और गुणे अपना 4 हो जाएगा क्योंकि ए बराबर पी है बटा के पी का मान 4 है गुणे फाई का मान कितना है, तो आगे वाले स्लाइड में देख लेते हैं दोस्तों। एन बराबर ऊपर 240 इंटू 60 इंटू 4 हो जाएगा, नीचे आपका क्या था, नीचे जेड था, जेड का मान 800 आया हुआ है और आपका 30 गुणा 10⁻³ इंटू आपका पी का मान 4 है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो अब नीचे ऊपर हम जब काट लेंगे दोस्तों तो एन का मान आ जाएगा, फाइनली हमारे पास एन का मान 600 आरपीएम आ जाएगा, ठीक है, 600 आरपीएम आ जाएगा जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न इजी होते हैं लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होता है, आपको पकड़ना होता है ज़्यादा से ज़्यादा क्विक समय में कितना जल्दी हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई एक वैल्यू को फाइंड करना होता है, सभी आपको डिजिट दिए रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक निश्चित दी गई गति पर डीसी जनरेटर की ओपन सर्किट विशेषता इनमें से किसके बीच आरेखित की जाती है। दोस्तों यहाँ आपको ओपन सर्किट विशेषता है किसका, डीसी जनरेटर का। तो देखिए ओपन सर्किट जो विशेषता होता है वह ईजी और आईएफ के बीच खींचा जाता है, यानी ओपन वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में खींचा जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है फुल लोड वोल्टेज और लोड करंट, नहीं होगा, नो लोड होता है करंट वोल्टेज।
दूसरा है फुल लोड वोल्टेज, तो नहीं होगा। तीसरा नो लोड वोल्टेज और लोड करंट, ठीक है। चौथा है नो लोड वोल्टेज और फील्ड करंट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी से हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपका नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ईजी और आईएफ के बीच में खींचा जाता है, यानी नो लोड वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में खींचा जाता है। तीसरा में दिया है नो लोड वोल्टेज और लोड करंट, आईएल दिया है, यह नहीं होगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो आपका डीसी जनरेटर का ओपन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वह ईजी और आईएफ के बीच खींचा जाता है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक 8 पोल प्रत्यावर्तक 375 आरपीएम पर घूम रहा है। यदि पोलों की संख्या 2 गुनी कर दी जाए तो नवीन आवृत्ति कितनी होगी? ठीक है, नवीन आवृत्ति पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे P बराबर दिया है 8 दिया है, ठीक है, और एन एस बराबर दे दिया है 375 आरपीएम। तो पोल की संख्या 2 गुनी कर दी जाती है, यानी P डैश बराबर P इंटू 2 गुना, यानी पहले का पोल है 8 इंटू 2 गुना तो 16 हो जाएगा। अब पूछ रहा है नवीन फ्रीक्वेंसी, तो नवीन फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे एन एस बराबर 120 एफ बटा पी से, ठीक है, 120 एफ बटे पी से। पी डैश यहाँ रखेंगे क्योंकि नवीन आपका आवृत्ति निकालना है। तो एन एस का मान दिया है 375 बराबर 120 इंटू एफ का मान फाइंड करना है नवीन आवृत्ति, और पी डैश का मान 16 है। तो 375 इंटू 16 बटा के 120। तो दोस्तों जब हम इसे काटेंगे तो एफ बराबर हमारा जो निकल कर आएगा वह 50 हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है। एफ बराबर 50 हर्ट्ज आ जाएगा, आप निकाल के देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के अल्टरनेटिंग करंट को एक कैपेसिटर 20 ओम प्रतिघात प्रदान करता है। यदि आवृत्ति 100 हर्ट्ज हो जाती है तो नए प्रतिघात कितना होगा? तो नया प्रतिघात कितना होगा, ठीक है। तो देखिए धारिता प्रतिघात जो होता है एक्सी बराबर 1/2 पाई एफ सी होता है, ठीक है, एफ सी होता है, यानी एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एफ सी होता है, सॉरी फ्रीक्वेंसी होता है। तो हम कह सकते हैं एक्स सी टू बटा के एक्स सी वन बराबर F1 बटा F2 कर सकते हैं, क्योंकि X जो होता है कैपेसिटेंस रिएक्टिव कैपेसिटिव जो प्रतिघात होता है वह इनवर्सल प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी का होता है। तो यहाँ पे आपका XC1 का मान दिया है कितना 20 दिया है, और XC2 का मान ज्ञात करना है। तो हम XC2 बराबर कर सकते हैं XC1 इंटू F1 F2, ठीक है। XC2 बराबर XC1 का मान दिया है कितना 20 दिया है, और F1 का मान दिया है 50, F2 का मान दिया है 100। तो काट लेंगे 50 दूनी 100 हो जाएगा और एक कट जाएगा 10 हो जाएगा, यानी दोस्तों XC2 जो होता जो है हमारा XC2 निकल कर आ गया है 10 ओम, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऐसे भी देख सकते हैं आप 50 हर्ट्ज पे जब 20 ओम है तो क्योंकि एक्सी इनवर्सल प्रोपोर्शनल एफ के है तो 100 जब करेंगे तो 20 से घट के 10 आ जाएगा, ये बढ़ेगा तो आपका रेजिस्टेंस घट जाएगा, ठीक है, प्रतिघात घट जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ओवरलोडिंग ट्रांसमिशन लाइन का स्पैन 200 मीटर है। लाइन कंडक्टर का भार प्रति मीटर 0.7 किलोग्राम है। यदि अधिकतम स्वीकार्य तनाव
1400 किलोग्राम है तो अधिकतम सैग कितना होगा, सैग ज्ञात करना है। तो सैग का फार्मूला जानते हैं हम, कितना होता है, एस बराबर WL²/8T होता है। ये सैग का फार्मूला होता है, याद रखेंगे, इसे नोट डाउन कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ जो जो दिया है इसको पहले हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ W बराबर दे दिया है 0.7 kg दिया है सॉरी। L बराबर दे दिया है, L बराबर 200 मीटर दिया है, 200 मीटर दे दिया है। उसके बाद तनाव T बराबर दिया है 1400 kg दे दिया है। ठीक है, तो मान रख देंगे S बराबर WL²/8T। तो W का मान 0.7 और L का मान 200। ठीक है, 200 और इंटू 200, क्योंकि L² है, बटा के 8 इंटू T का मान 1400 है, 1400 है। तो 2 शून्य से 2 शून्य, 2 साते 14 हो जाएगा। और आपका ये काट लेंगे, 8 दूना 16 और आपका 8 पंचे 40। तो दोस्तों जब फाइनली सब काटेंगे तो आपका लगभग 2.5 मीटर आ जाएगा सैग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2.5 मीटर आ जाएगा। तो आप अपने से कर भी सकते हैं, यही आंसर आएगा। S बराबर WL²/8T, ये फार्मूले पे जो जो गिवन है उसको रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। बस आपका जो गिवन दिया होता है उसको पुट करके और आंसर निकाल देते हैं हम। ठीक है, याद रखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक संचरण में विद्युत आपूर्ति लोड सेंटर तक किसके द्वारा ट्रांसमिट की जाती है। ठीक है, तो प्राथमिक संचरण में विद्युत आपूर्ति दोस्तों, जहां प्राथमिक संचरण का मतलब प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है, जहां से आपका जनरेशन होता है। इंडिया में जो जनरेशन होता है नॉर्मली 11 kV पे होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। और 33 kV पे वर्क चल रहा है। अगर पूछ लेंगे कोई भी एग्जाम में पूछ ले कि इंडिया में जो कितने पे जनरेशन होता है, तो 11 kV पे होता है, बताएंगे 11 kV पर। अब 11 kV को स्टेप अप करके हम 440 kV में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसका करने का भी पीछे बहुत कारण होता है, क्योंकि इसमें लॉसेस कम से कम होता है, वोल्टेज बढ़ जाता है, करंट कम होता है। तो कंडक्टर का साइज भी मिनिमम, मतलब उतना मोटा नहीं करने पड़ता है, और लाइट वेट भी हो जाता है कंडक्टर का, तो बहुत सारा लाभ होता है। और हमारा लॉसेस, सबसे बड़ा लॉसेस जो होता है कम हो जाता है। नहीं तो 11 kV को ज़्यादा ट्रांसमिट करते हैं तो लॉसेस ख़त्म, लॉसेस ही चला जाता है, तो हमारा जनरेशन उतना अच्छा वर्क नहीं कर पाता। तो ये सभी कारण होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, प्राथमिक संचरण में विद्युत आपूर्ति लोड सेंटर तक किसके द्वारा से ट्रांसमिट की जाती है। सिंगल फेज 2 वायर से, 2 फेज 2 वायर से, 3 फेज 4 वायर से, 3 फेज 3 वायर से। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी जो प्राथमिक संचरण में विद्युत आपूर्ति लोड सेंटर तक जो पहुंचाई जाती है वह 3 फेज 3 वायर से पहुंचाई जाती है। ठीक है, दोस्तों हमारा जो घर में सप्लाई आती है वह सिंगल फेज आती है। सिंगल फेज में क्या क्या होता है, तो एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। ठीक है, फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। वहीं अगर 3 फेज घर में आ जाता है तो इसमें 3 फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। यानी 3 फेज और 4 वायर होता है उसमें। 3 फेज हो जाएगा, 4 वायर, एक न्यूट्रल वाला होता है, तो 3 फेज 4 वायर बोला जाता है। तो यहाँ याद रखेंगे, संचरण लाइन में विद्युत आपूर्ति लोड सेंटर तक किसके द्वारा पहुंचाई जाती है, ट्रांसमिट की जाती है, तो 3 फेज 3 वायर से की जाती है। ठीक है, याद रखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों कभी कभी आपसे संचरण लाइन वोल्टेज भी पूछ लेता है, तो उसको भी आप याद रखेंगे। देखिए संचरण लाइन जो वोल्टेज होता है
वह 440 के भी होता है, 765 के भी होता है, 220 के भी होता है और 132 के भी होता है। तो ये सब संचरण वोल्टेज होता है, इसको भी प्राइमरी संचरण वोल्टेज होता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, चलने के दौरान एक 2 किलोवाट 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर में 0.7 लैगिंग पावर फैक्टर और 60% की दक्षता है। मोटर द्वारा लिया गया करंट कितना है? ठीक है, तो मोटर द्वारा लिया गया करंट पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, निर्गत जैसे आउटपुट कितना है, आउटपुट हमारा 2 किलोवाट दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पे पावर फैक्टर 0.7 दिया है, देन इफिशियंसी दिया है 60%। तो देखिए दक्षता क्या होता है, दक्षता बराबर आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100 होता है। ठीक है, आउटपुट बटे इनपुट 100 होता है। प्रतिशत इफिशियंसी, केवल इफिशियंसी यहाँ पे 60% ऑलरेडी दक्षता दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 60/100 कर सकते हैं। और आउटपुट, आउटपुट कितना दिया है, 2 किलोवाट दिया है, बटा के इनपुट, इनपुट को VI cos फाई भी लिख सकते हैं, इनपुट पावर को। ठीक है, पावर जो होता है इनपुट पावर को VI cos फाई भी लिख सकते हैं। तो 60/100 बराबर 2 किलोवाट, 2 किलोवाट को हम लिख सकते हैं 1000 वाट, यानी 2000 वाट, बटा के भी का मान कितना दिया है, 230 दिया है वोल्ट, इंटू आई का मान ज्ञात करना है और कास फाई का मान दे दिया है कितना, 0.7 दिया है। ठीक है, 0.7। और इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आई का मान जो निकल कर आएगा, याद रखेंगे कितना आएगा, 20.4 एम्पियर आ जाएगा। जो आई का मान निकल कर आएगा वह 20.4 एम्पियर आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें करना क्या है कि इफिशियंसी बराबर आउटपुट बटे इनपुट होता है। तो आउटपुट का मान दे दिया है 2 किलोवाट, चलने के दौरान 2 किलोवाट करता है, तो आउटपुट 2 किलोवाट है। और इनपुट, इनपुट पी न लिखकर VI cos फाई लिखेंगे, VI cos फाई। तो V का मान दिया है, I का मान निकालना है, cos फाई का मान दिया है 0.7। और यहाँ इफिशियंसी 60% है, तो 60 को 6/100 भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से I को बाहर निकाल लेंगे और इसको हम इधर भेज देंगे। तो फाइनली I का मान जो निकल कर आएगा 20.4 एम्पियर आएगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है। एक 3 फेज 4 वायर 4 ध्रुव 12 खांचे तुल्यकालिक मशीन तुल्यकालिक गति से चल रही है, खांचा कोण कितना होगा? अब इसमें खांचा कोण पूछा है। ठीक है, खांचा कोण पूछा है। तो कुल खांचे, खांचे दिया है 12, यानी स्लॉट्स जो दिया है वह 12 दे दिया है। ठीक है, जो स्लॉट्स है वह 12 दे दिया है। और दोस्तों पी का मान जो दिया है कितना दिया है, पी का मान 4 दिया है। देन उसके बाद आपका कोणी स्लॉट पिच बीटा का मान हमें ज्ञात करना है। जो कोणी स्लॉट पिच है उसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए जो फार्मूला होता है, बीटा बराबर 360 डिग्री बटा के कुल स्लॉट गुणे P/2, ये होता है फार्मूला। आप इसको याद रखेंगे, इसमें मान रख देंगे। तो बीटा बराबर 360 बटा कुल स्लॉट कितना है, 12 दिया है, P का मान 4 है, बटा 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 6 चार के 36 हो जाएगा। यानी बीटा बराबर फाइनली हमारे पास बीटा बराबर निकल के कितना आएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो इस प्रकार सभी क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन जल्द ही आएगा, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और जहाँ तक ये वीडियो पहुँच पाए वहाँ तक शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।